साथियों, केपी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं आज बीए थर्ड सेमेस्टर हिंदी साहित्य की वो क्लास आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ जो परीक्षा की दृष्टि से एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। कुल 15 प्रश्न 1 से 7 तक अपन अगली क्लास में पढ़ चुके थे। 8 से 15 प्रश्न इस क्लास में इन सभी प्रश्नों के मुख्य बिंदु को एक मुख्य बिंदु को पढ़ते हुए समझेंगे। तो ये सभी प्रश्न उत्तर आपको अच्छे से पढ़ना है और मुख्य बिंदु को याद करना है। जीत और हार व्यक्ति की सोच पर निर्भर करती है। अगर वह मान ले तो हार है और ठान ले तो जीत है। चलिए अपन थर्ड सेमेस्टर की हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे और एक प्रश्न को समझेंगे। 8वां प्रश्न है, निराला विद्रोही चेतना के कवि है, इस कथन की प्रामाणिकता स्पष्ट कीजिए। निराला विद्रोही चेतना के कवि बताए गए। यह प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस बार इस परीक्षा में इस प्रश्न के आने की 100% संभावना बनती है। 9वां प्रश्न है, सूर्यकांत त्रिपाठी एक प्रगतिशील कवि है, सो उदाहरण स्पष्ट कीजिए। सूर्यकांत त्रिपाठी सायावाद युग के कवि है और सायावाद युग के कवि होते हुए एक प्रगतिशील कवि भी है। इस कथन को उदाहरण सहित स्पष्ट करना है। 9वां प्रश्न भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस 9वें प्रश्न के एक बिंदु को अच्छे से आपको पढ़ना है। नेक्स्ट 10वां प्रश्न है, महादेवी वर्मा की काव्यगत विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। महादेवी वर्मा सायावादी युग की आधुनिक युग की मीरा कहलाती है। महादेवी वर्मा की काव्यगत विशेषताओं के मुख्य बिंदु को पढ़ते हुए समझेंगे। 11वां प्रश्न, अज्ञेय प्रयोगवाद और नई कविता के सलाहकार पुरुष माने जाते हैं, इस कथन को स्पष्ट करते हुए उनके काव्य की प्रवृत्तियों का विवेचन कीजिए। अब अज्ञेय को प्रयोगवाद और नई कविता का सलाहकार पुरुष कहा जाता है। इस कथन को स्पष्ट करना है। यह प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न के सभी मुख्य बिंदु को अच्छे से याद करना है। 12वां प्रश्न, अज्ञेय की प्रमुख काव्यगत विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। 13वां प्रश्न है, नरेश मेहता प्रकृति के एक अनुपम चित्रकार प्रकृति के एक अनोखे चितेरे हैं। पाठ्य पुस्तक में दी गई उनकी कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो नरेश मेहता द्वितीय तारसप्तक के कवि है, दूसरे तारसप्तक के कवि है और इन्हें प्रकृति का एक अनुपम चितेरा कवि कहा जाता है। पाठ्य पुस्तक में आई कविता के आधार पर इस कथन को स्पष्ट करना है। यह प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से इंपोर्टेंट है। इसके कविता की जो पाठ्य पुस्तक में कविता शामिल है किरण गहन में, उसके माध्यम से नरेश मेहता को प्रकृति का अनुपम चितेरा क्यों कहा जाता है, इस कथन को स्पष्ट करना है। नेक्स्ट 14वां प्रश्न है, नरेश मेहता के काव्य की विशेषताएं बताइए। और अंतिम 15वां प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। रस के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए उसके रसा अवयव का उदाहरण परिचय दीजिए। ये 15 प्रश्न आपकी परीक्षा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आज हम 8 से 15 प्रश्न के मुख्य बिंदु को पढ़ेंगे। इससे अगली क्लास में अपन ने 1 से 7 प्रश्न के प्रत्येक मुख्य बिंदु को पढ़ा था। 8वां प्रश्न, निराला विद्रोही चेतना के कवि है, इसकी प्रामाणिकता स्पष्ट करनी है। अब निराला को विद्रोही चेतना का कवि क्यों कहा जाता है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उनके जीवन में अनेक कठिनाई आई, उनके परिवार में
एक के बाद एक का मृत्यु का क्रम लगा हुआ था, इसीलिए निराला को विद्रोही और चेतना का कवि कहा जाता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला सायावाद के महेश कहा जाता है इन्हें। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म सन 1897 ईस्वी में, मूलतः ये रहने वाले तो उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के गढ़कोला गांव के निवासी थे, लेकिन इनके पिताजी पश्चिम बंगाल के महिसादल राज्य में सिपाही थे, इसलिए इनका जन्म भी सन 1897 में पश्चिम बंगाल के महिसादल नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ, मेदिनीपुर में। और जीवन के अंतिम क्षण में ये अपने पैतृक स्थान पर आ गए थे और सन 1961 ईस्वी में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का निधन हुआ। इनकी विद्रोही चेतना की प्रामाणिकता को स्पष्ट करते हुए पहला मुख्य बिंदु है प्रकृति के परिवर्तित रूप का चित्रण। इन्होंने प्रकृति के एक बदलते हुए परिवर्तन का चित्रण किया है। सायावाद की कवि होते हुए भी प्रकृति चित्रण उन्होंने बड़ाई सरस, मनोरम और रम्य चित्रण किया है। वीरणी नायिका की वैता और उसके साथ ही एक वीरणी नायिका की वीर दशा को भी इन्होंने उकेरा है। अब उनकी एक प्रसिद्ध कविता है जागो फिर एक बार। इस कविता के दो पक्ष हैं, एक है श्रृंगारी पक्ष और दूसरा है नव जागरण का संदेश। तो इसमें वीरणी नायिका की वीरो वैता, एक वीरणी नायिका है जो वह रात्रि के समय पपिये को पियो पियो बोलते हुए सुनकर उसकी वीरो वेदना और बढ़ जाती है। तो एक नायिका की वीरो वेदना का चित्रण किया गया है और ये एक ही बिंदु है, दूसरा वीरणी नायिका की वैता। ठीक है। अब यहाँ पे कवि कह रहा है जो वीरणी है, नायिका है, वह अपने प्रियतम को याद कर रही है और याद कर बीती बातें, वह उसके यानी पूर्व मिलन की बातों को याद कर रही है। और तो याद कर बीती बातें रातें मन मिलन की, मूंद रही पल के चारों, चारों का मतलब सुंदर। वह अपने मिलन के दिनों की बातें को याद करके अपने पल के मूंद रही है। मूंद रही पल के चारों नयन जल डल गए और नयन इस नेत्रों से अपने प्रियतम को याद करके उस नायिका की वीरो वेदना है वह बढ़ जाती है और वह वेदना को कम करने के लिए उनकी नेत्रों से, आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। तो यहाँ पे नायिका की वीरो वेदना का चित्रण है। लघुतर कर वैता। अब लघुतर वह नायिका वह है जो वीरो वेदना उसकी बढ़ जाती है, जिससे उन्हें याद करके उसकी आंखों से आंसू आ रहे। तो लघुतर कर वैता पीड़ा, बार बार जागो फिर एक बार, तो जिससे वीरो वेदना बढ़ती है और आंसू बहने से वह वीरो वेदना रूपी भार उसका कम हो रहा है। कवि कह रहा है जागो फिर एक बार, यानी प्रत्येक भारतीय को जगाने का कार्य कर रहा है। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है भाव परिवर्तन। भाव परिवर्तन में उसमें श्रृंगारिक वर्णन किया नायिका का, यानी जो जागो फिर एक बार कविता दो भागों में थी। पहला था श्रृंगारी चित्रण हुआ है और दूसरे में नव जागरण का संदेश दिया है। नव जागरण का संदेश। तो भाव परिवर्तन में आप देखेंगे कि यहाँ पे नायिका के श्रृंगारिक वर्णन हुआ है। रात्रि के समय जो नायिका की वीरो वेदना बढ़ती है और जिससे वह वेदना
की अभिव्यक्ति बार प्रकट होती है तो उसकी जो वेदना है, वेदना रूपी भार है, वह कम हो जाता है। दूसरा पक्ष नवजागरण का था। नवजागरण में वह यानी एक वीर युवाओं का स्मरण करते हुए, भारत की वीरता का बखान करते हुए भारत के नव युवाओं को संदेश दिया। उन्होंने सिख धर्म की 10वें गुरु गोविंद सिंह की वीरता का बखान किया है कि गुरु गोविंद सिंह ने यह प्रण लिया था कि जब मुगलों का आक्रमण हुआ था, उस समय गुरु गोविंद सिंह का एक एक सिख भी यानी 1-1 लाख मुगल सेना पर भी भारी पड़ता था। तो उन्होंने कहा कि मुगल सेना पर यानी मेरा एक सिख सैनिक भी एक उनके लिए काफी है। तो वे मुगलों से लड़ते थे और वर्ष भर 12 महीने यानी खून रूपी जो खून की जो होली है वह खेला करते थे। तो उसके माध्यम से कवि ने संदेश दिया है कि वीर पुरुषों के माध्यम से आज नव युवाओं को जागने का संदेश दिया है। तो दूसरा नव जागरण का संदेश है। कवि यहाँ पे कह रहा है कि जिस तरह से रात्रि के समय जो फूल होते हैं, फूल की जो डालियां होती है वो ओस गिरने की वजह से झुक जाती है, लेकिन जब अरुणोदय यानी सूर्योदय होता है, अरुणोदय होते ही, सूर्योदय के होते ही वह वापस खिल जाता है। उसी तरह भारत के जो युवा है वह दुख के समय है वह झुक जाते हैं, लेकिन जब नई सुबह होती है यानी दुख के पश्चात सुख आता है, बुरे दिन के पश्चात अच्छे दिन आते हैं। तो जैसे ही झुके हुए पुष्प की जो डालियां होती है वह सूर्य उदय होने के बाद वापस वे खिलकर लहलाने लगती है, उसी भांति भारत के नव युवाओं को है वह दुख के बाद में उन्हें वापस सुख के समय सजग होने की बात कही है, यानी उन्हें वापस जगाने का कार्य कर रहे हैं। तो दूसरा पक्ष नवजागरण का संदेश है। गुरु गोविंद सिंह का उन्होंने स्मरण किया है। गुरु गोविंद सिंह का स्मरण करते हुए भारत के नव युवाओं को जगाने का बात की है। छठा बिंदु है अंग्रेज सियार से क्या डरना। अब अंग्रेजों को सियार कहा, किसने कहा सियार, किसको कहा है, कवि ने। तो अंग्रेजों को क्या कहा है उन्होंने, सियार कहा। अंग्रेजों को सियार कहते हुए निराला जी कह रहे हैं कि आज शेरों की सभा में आया सियार, जागो फिर एक बार। अब शेर किसको कहा है, भारत के ऐसे नवयुवा जिन्हें एक शक्तिशाली बताया है और अंग्रेजों को कमजोर बताया है। सातवां महत्वपूर्ण बिंदु है सिंह नाद सबल बनो। सिंह नाद सबल बनो। यहाँ पे कवि कह रहा है कि तुम्हें सिंह की तरह, सिंह की तरह एक सबल बनना है, शक्तिशाली बनना है, क्योंकि इस संसार में जो एक शक्तिशाली है उसी की वीरता का बखान किया जाता है। क्योंकि जैसे एक भेड़ होती है, जो मेष माता, भेड़ के जो गोद में बैठे हुए बच्चे को कोई भी छीन कर ले जा सकता है, लेकिन एक शेर के गोद से उसका बच्चा कोई नहीं ले जा सकता। यानी वीरता का बखान किया है। कवि कह रहा है सिंह की गोद से छीनता रे शिशु कौन। सिंह की गोद से कोई शिशु लेकर नहीं जा सकता, क्योंकि उनकी गोद से अगर उनके बच्चे को लेके जाएगा तो वह अपने लड़ेगी, अपने प्राण को त्याग देगी, लेकिन वह अपने शिशु को लेते हुए जाकर देख नहीं सकती। चिंता रे शिशु कौन, तो सिंह की गोद से कौन शिशु को चिंता है। मौन भी क्या रहती, वह रहती प्राण, मौन नहीं रहती कौन, सिंह नहीं। मौन भी क्या रहती, रहती वह प्राण, अपने प्राणों को त्याग कर भी अपने बच्चों की क्या करती, वह रक्षा करती। रे अजान, इस संसार में एक अजान तो वह है, कमजोर कौन है, मेष माता। एक मेष माता ही है। मेष माता किसको कहा है, भेड़ को। तो एक मेष माता ही रहती है निर्निमेष, निर्निमेष यानी एक टक देखती है, बिना पलक को झपकाए निर्निमेष वह देखती रहती है। दुर्बल है वह,
तो उनके बच्चों को कोई भी ले जा सकता है। वह निर्निमेष देखती है, दुर्बल है, कमजोर है। क्यों? क्योंकि वह लड़ती नहीं है, इसीलिए उनके गोद से उनके शिशु को, उनके बच्चों को कोई भी ले जा सकता है। कमजोर का प्रतीक बताया है। तो रहती है निर्निमेष, दुर्बल, वो दुर्बल है। चिंतित संतान जब जन्म पर अपने अभिशप्त तो लेके जाते हैं उनके बच्चों को कोई भी, तो वह अपने जन्म पर भी, जन्म को ही वह कोसती है, खुद को ही कोसती है। अभिशप्त, जन्म पर अपने अभिशप्त तप्त आंसू बहाती है। वह अपनी कमजोरी पर, अपनी दुर्बलता पर क्या बहाती है? आंसू बहाती है। तो सातवां महत्वपूर्ण बिंदु है सिंह नाद सबल बनो। सिंह नाद की तरह तुम्हें क्या बनना है? नादनी गर्जना ध्वनि, उसकी तरह सबल बनना है। योग्यता, अब जिसमें योग्यता है, जो योग्य है, जो वीर है, उसकी महत्वता बनती है। कवि कह रहा है योग्य जन जीता है। जिस तरह से सियनी की गोद से कोई बच्चा नहीं ले जा सकता। क्यों? क्योंकि वह योग्य है लड़ने के लिए, अपने प्राण त्याग देगी, तो उनकी महत्वता बनी रहती है। तो कवि कह रहा है कि योग्यता, योग्य जन जीता है। पश्चिम की उक्ति नहीं, पश्चिम की उक्ति नहीं है, पाश्चात्य देशों की नकल नहीं है। भारत के युवा वीर महापुरुषों ने लड़कर इस देश को आजाद किया है, और उसी तरह भारत के नव युवाओं को जगाने का संदेश दे रहा है कवि। तो कवि कह रहा है पश्चिम की उक्ति नहीं है, उक्ति यानी पंक्ति, गीता है। गीता स्मरण करो बार बार, जागो फिर एक बार। उस गीता की पंक्ति को स्मरण करो, यानी ये कोई पाश्चात्य देश की उक्ति नहीं है, पाश्चात्य देश की नकल नहीं है। गीता की पंक्तियों का आप स्मरण करो, जागो फिर एक बार। कायरता और विलास प्रियता का त्याग करो। कवि कह रहा है कायर हमें नहीं रहना है, एक सिंह नाद की तरह सबल रहना है, कायरता को त्याग देना है। जागो फिर एक बार कविता का संदेश। कवि इस कविता के माध्यम से सोए हुए व्यक्ति को जगाने की बात कर रहा है। जिस तरह से कवि कह रहा है कि तुम्हें जगाते हुए हारे सब तारे, श्रृंगारी पक्ष की बात हो रही है कि जैसे ही सूर्योदय उदय होता है और सूर्य की किरणें उनके दरवाजे पर दस्तक दे रही है, लेकिन प्रिया कह रही है प्रियतम को कि हे प्रियतम, तुम अभी तक सोए हो, तुम्हें जगाते हुए हारे सब तारे। तुम किसकी यादों में अभी तक खोए हुए हो? तुम्हें अब द्वार पर सूर्य की किरणें भी दस्तक दे रही है। कहने का मतलब उस समय से पहले तुम्हें सजग रहना है। तो कवि इसी कविता के माध्यम से यही संदेश देना चाहता है कि तुम्हें निराश और हताश नहीं होना है, उन महापुरुषों को याद करते हुए तुम्हें आगे बढ़ना है। नवा प्रश्न, सूर्यकांत त्रिपाठी एक प्रगतिशील कवि है, सोदाहरण स्पष्ट कीजिए। परिचय मैंने बता दिया कि इनका जन्म सन 1897 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में हुआ। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर जिले के महिसादल नामक स्थान पर जन्म हुआ। पश्चिम बंगाल के महिसादल में। मूलतः ये काक के निवासी थे, तो मूलतः गढ़कोला जिला इनके पड़ता है उन्नाव, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश। उनकी मृत्यु है सन 1961 ईस्वी में। इन्हें सायावाद का महेश कहा जाता है। इनकी रचना परिमल, अनामिका, भिक्षुक, विधवा,
आदि इनकी महत्वपूर्ण कृतियां। नए पत्ते, बेला, तो इनके वापक्ष की विशेषता, प्रगतिशील कवि है, उदाहरण देते हुए बताना है। तो पहला उनका बिंदु वापक्ष की जो विशेषता है उसमें प्रकृति सौंदर्य का उन्होंने चित्रण किया है। ये सायावाद के कवि होते हुए भी प्रगतिशील कवि थे, प्रकृति की सुंदरता का इन्होंने वर्णन किया। प्रकृति की सुंदरता में मानवीकरण अलंकार देखने को मिलता है। इनकी एक कविता है संध्या सुंदरी। अब देखो, संध्या को सुंदरी की उपमा दी है, तो यहाँ पे मानवीकरण अलंकार है। वह जैसे संध्या सुंदरी धीरे धीरे नीचे उतर रही है एक अप्सरा की भांति, तो यहाँ पे मानवीकरण बताया है। ये प्रकृति के शीतस्थ कवि भी। मधुर मधुर है दोनों उसके अधर। अधर किसके होता है? अधर नहीं है, ये सब अधर है। अधर, अधर होठों को कहते हैं। तो मधुर मधुर है दोनों उसके अधर, किसके? संध्या रूपी सुंदरी के, संध्या रूपी सुंदरी के। प्रकृति चित्रण है, संध्या का चित्रण किया है। और संध्या के जो होठ है वह एक मधुर मधुर है दोनों उसके अधर, किंतु जरा गंभीर शांत है। गंभीर नहीं है, उसमें हास विलास हंसता है तो केवल तारा एक। जैसे ही संध्या के बाद अंधेरा हो जाता है और वह संध्या गंभीर शांत हो जाती है, लेकिन ऐसे आसमान में देखने पर सिर्फ तारा एक दिखाई देता है। और वह कैसा दिखाई दे रहा है? गुता हुआ उन गुंगराले काले काले बालों से है। ऐसे लग रहा है संध्या रूपी सुंदरी में जो एक चमकता हुआ जो एक तारा दिखाई दे रहा है, वह जैसे बालों में कोई गुंता हुआ एक चमकती हुई गुंगराले काले काले बालों से, कालों उनके बीच में एक तारा चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मानवीकरण है। प्रेम और श्रृंगार का चित्रण भी दिखाई। उनकी एक कविता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता जूही की कली। जूही की कली, जूही की कली पहली कविता है, सन 1916 ईस्वी में लिखी गई। 1916 ईस्वी में इनकी कविता लिखी गई जूही की कली। इस कविता को पहले प्रकाशित करने में अनेक कवियों ने नकारा था कि इसे पत्रिका में छपवाने के लिए स्थान नहीं है, लेकिन बाद में ये एक कविता प्रसिद्ध कविता उनकी लोकप्रिय कविता बन गई। जूही की कली 1916 में लिखी गई थी। जूही एक पुष्प का नाम है, तो यहाँ पे जूही की कली में भी प्रकृति चित्रण है, श्रृंगारिक वर्णन है। प्रकृति के साथ साथ प्रेम और श्रृंगार का चित्रण है। श्रृंगार शुद्ध रूप से लिखेंगे। यहाँ पे जूही की कली को नायिका बताया और पवन को क्या बताया? नायक। तो जूही की कली क्या है? नायिका बताइए, और पवन इसमें क्या बताया? नायक बताया। तो कवि कह रहा है विजन वन वल्लरी पर, विजन वन, विजन ऐसे निर्जन, वल्लरी पर ऐसे वन में, जूही की कली की बात हो रही है। सोती थी सुहाग भरी, सुहाग से भरी हुई वह सोई हुई है अपने प्रियतम को याद करते हुए, और सोई हुई थी, लेकिन अचानक विंध्यांचल मध्यांचल पर्वत से जैसे पवन आता, पवन रूपी नायक आता है और उसे सोई हुई जूही की कली को जगाने का प्रयास करा। तो कह रहा है स्नेह स्वप्न मग्न अमल कोमल तनु तरुणी जूही की कली, वह स्नेह से भरी हुई स्वप्नों में लीन थी, मग्न थी, और अमल स्वच्छ कोमल तनु तरुणी, तनु यानी तनु, तनु शरीर के लिए, ऐसी तनु कोमल शरीर वाली वह तरुणी युवती, किसको कहा है? उस जूही की कली को। मानवीकरण अलंकार है। तो तनु तरुणी जूही की कली, अब उसे अचानक है पवन रूपी नायक का झोंका आता है और वह जूही की कली है, उसका स्वप्न भंग हो जाता है और उसकी नींद खुल जाती है।
विधवा कविता। नेक्स्ट बिंदु है विधवा कविता। अब विधवा कविता में विधवा को एक इष्ट देव की मंदिर के समान, इष्ट देव की मूर्ति के समान पवित्र बताया गया है। कवि कह रहा है कि समाज में विधवा महिला की स्थिति ऐसे है जिस तरह से एक पेड़ की डाली टूट जाती है और टूटने के पश्चात उसका कोई औचित्य नहीं हो जाता, क्योंकि पेड़ से टूटने के पश्चात वह सूख जाती है और उसकी कोई महत्वता नहीं रहती, और उसी पेड़ की डाली की भांति समाज में विधवा की क्या बताई है, कवि ने स्थिति बताई है। तो वह इष्ट देव के मंदिर की पूजा से, इष्ट देव की मंदिर की मूर्ति और इष्ट देव की पूजा के समान उस विधवा को क्या बताया है, पवित्र बताया है। वह दीप शिखा से शांत भाव से लीन है। वो उस मंदिर में इष्ट देव की मंदिर की पूजा के समान उसे पवित्र बताया है, और वह एक दीपक की जलती हुई लोई की भांति शांत और पवित्र उस विधवा को कवि ने बताया है। वह टूटे तरु की छूटी लता से दिन, उस विधवा महिला की स्थिति कैसे है, एक पेड़ से टूटी हुई डाली के समान है, जो वह सूख कर क्या हो जाती है, काटा हो जाती है। दलित भारत की ही विधवा है, तो वह कौन है, इस भारत देश की ही विधवा है। कल्पना वैभव। नेक्स्ट बिंदु है कल्पना वैभव। अब कल्पना वैभव में कवि ने उनकी जो कल्पना वैभव की कई ऐसी अधिकतर कविताएं लिखी है, उसमें कल्पनाएं की गई है, जैसे भिक्षुक कविता। भिक्षुक कविता कवि ने समाज की दीनहीन दुर्दशा को उकेरा है। कवि कह रहा है, वह आता दो टुक कलेज के करता, पछताव करते हुए पेट और पीठ दोनों मिलकर हो गए एक, चल रहा लकुटिया टेक। तो समाज की दीनहीन स्थिति को उकेरा है सूर्यकांत त्रिपाठी ने। उनकी कविता विधवा, भिक्षुक और जागोपीर एक बात, ये परिमल काव्य संग्रह में संकलित है, जिसमें कल्पना का वैभव देखने को मिलता है। करुणा की प्रधानता है उनके काव्य में, राष्ट्र प्रेम की भावना भी है। उनकी कला पक्ष में भाषा स्पष्ट देखे तो उनकी भाषा एक संस्कृत प्रधान भाषा है। उनकी भाषा के रूप में पहला रूप है परिष्कृत और सशक्त भाषा, जो राम की शक्ति पूजा में देखने को मिलता है। भाषा रूप में पहला परिष्कृत रूप है, और परिष्कृत रूप भाषा का किसमें है, राम की शक्ति पूजा। राम की शक्ति पूजा कवि में कविता में भाषा का एक विकसित और परिष्कृत रूप देखने को मिलता है। दूसरे उनका माधुर्य और भाषा का सौष्ठव संपन्न है। उनकी कविता जूही की कली और गीतिका में देखने को मिलता है। भाषा का एक विकसित जो रूप है, भाषा का संपन्न रूप है, माधुर्यपूर्ण रूप है। भाषा का माधुर्यपन वह संपन्न रूप उनकी कविता गीतिका व जूही की कली में देखने को मिलता है। जूही की कली। तो इन भाषा के इनके तीन रूप है। पहला परिष्कृत रूप राम की शक्ति पूजा में देखने को मिलता है, और दूसरा रूप माधुर्य और संपन्न भाषा का रूप है उनकी कविता गीतिका और जूही की कली में देखने को मिलता है। और बोलचाल की भाषा का रूप उनकी कविता कुकुरमुता और नए पत्ते में देखने को मिलता है। बोलचाल की भाषा का रूप कुकुरमुता व नए पत्ते कविता में
ये दो रूप बोलचाल की भाषा का रूप देखने को मिलता है, और सरल और सुबोध व्यवहारिक भाषा का रूप है उनकी भिक्षुक और विधवा कविता। सरल भाषा का सरल रूप भिक्षुक व विधवा कविता में देखने को मिलता है। तो इनकी भाषा के चार रूप हैं। पहला परिष्कृत रूप राम की शक्ति पूजा में देखने को मिलता है। माधुर्य रूप भाषा का गीतिका और जूही की कली कविता में है। भाषा की बोलचाल का रूप कुकुरमुता कविता और नए पत्ते कविता में मिलता है। और भाषा का जो सरल रूप है भिक्षुक व विधवा कविता में देखने को मिलता है। फिर प्रतीक विधान। अब इनकी भाषा में ऐसे कई प्रतीक देखने को मिलते हैं। जैसे आपने देखा होगा संध्या रूपी सुंदरी को एक नायिका बताया है और संध्या को सुंदरी बताया है, तो ये क्या एक प्रतीक रूप है। ऐसे शेफालिका कविता में भी ऐसे कई प्रतीक देखने को मिलते हैं। और विधवा को एक इष्ट देव की पूजा के समान मंदिर में जलते हुए दीपक की लौ के समान बताया। तो ये सारे उनकी कविता में प्रतीक रूप देखने को मिलते हैं। और अलंकार में इनकी अलंकारों में मानवीकरण अलंकार है, उपमा है, रूपक अलंकार है। संध विधान में इनके अलंकार देखे तो संधों की दृष्टि से इनके अलंकार है सममात्रिक सात्यानुप्रास अलंकार और विषम मात्रिक सात्यानुप्रास अलंकार है। इनके अलंकार विधान सममात्रिक सात्यानुप्रास। दूसरा जो अलंकार है विषम मात्रिक सात्यानुप्रास। ये अलंकार उनकी काव्य रचना में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ये सभी बिंदु आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, याद रखना है। जो कल्पना वैभव है, करुणा की प्रधानता है, राष्ट्र प्रेम की भावना है, कलापक्ष और भाषा है, प्रतीक है और अलंकार छंद विधान है। नेक्स्ट प्रश्न है, महादेवी वर्मा की काव्यगत विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। महादेवी वर्मा सायावाद युग की कवियत्री है। महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 ईस्वी में 1907 ईस्वी में महादेवी वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद नामक स्थान पर हुआ था। जन्म सन 1907 ईस्वी में स्थान था फर्रुखाबाद, स्थान फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश। इन्हें हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पानी भी कहा जाता है। आधुनिक युग की यह मीरा है, सायावादी कवियत्री है। आधुनिक युग की मीरा, हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पानी, हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पानी भी कहा जाता है। महादेवी वर्मा की जो रचनाएं हैं, निहार, निर्जा, रश्मि, सांध्य गीता, सांध्य गीत, न्यार, निर्जा, रश्मि, सांध्य गीत और यामा।
1940 में। इन चारों रचनाओं का संकलन, जिसमें न्यार, नीरजा, रश्मि और सांदीपनि रचना है, उनकी यामा नामक कृति में संकलित है। उसके बाद उनकी प्रसिद्ध कृति आती है दीपशिखा। दीपशिखा महादेवी वर्मा की मृत्यु सन 1987 ईस्वी में हुई। 1987 ईस्वी में इनकी मृत्यु। तो इनकी काव्य में व्यक्तिकता है, वीरोवेदना है। महादेवी वर्मा कहते हैं मैं बीन भी हूं, मैं रागिनी भी हूं। तो उनके काव्य में एक व्यक्तिकता की भावना है और उसमें विश्वम्भर मानव के अनुसार महादेवी वर्मा की गीतों के मूल में एक सेन सी कथाधारा बहती है। तो उनके काव्य रचना में, महादेवी वर्मा की कविता में, उनके काव्य कथा में एक सेन सी क्या बहती है, एक सेन सी कथाधारा बहती है। व्यक्तिकता, वीरोवेदना उनके काव्य में है। दूसरा है अलौकिक व अतीन्द्रिय प्रेम का चित्रण। तो उनके काव्य में अलौकिक अतीन्द्रिय प्रेम का चित्रण भी है। यानी महादेवी वर्मा ने अपने गीतों में सायावाद के अनुरूप एक अतीन्द्रिय प्रेम का चित्रण किया। अतीन्द्रिय भावना की प्रेम का उनके काव्य में यह चित्रण देखने को मिलता है। इन्होंने कहा इन ललसाई आंखों पर पहरा था क्रीड़ा का, इन ललसाई आंखों पर पहरा था क्रीड़ा का। तो उनके काव्य में एक अतीन्द्रिय चित्रण है, प्रकृति का मानवीकरण भी है। निसायावाद के सभी कवियों में प्रकृति के चित्रण में मानवीकरण अलंकार की प्रधानता है। फिर वीरोवेदना की तीव्रता उनके काव्य में है। महादेवी वर्मा की भाषा संस्कृतनिष्ठ तत्सम शब्दावली से युक्त। उनकी भाषा संस्कृतनिष्ठ भाषा और गीत शैली है, संगीतात्मक है। भाषा संस्कृतनिष्ठ, गीत शैली और संगीतात्मकता है। उनकी भाषा में संस्कृतनिष्ठ गीत शैली और संगीतात्मकता है। उनकी भाषा में कोमलता, कल्पना की अधिकता तथा गुण की विद्यमानता है। कोमलता है, माधुर्यपन है और संगीतात्मकता की अधीनता है, प्रधानता है और गुण विधान की प्रधानता है। 11 प्रश्न अज्ञे प्रयोगवाद और नई कविता के सलाहकार पुरुष माने जाते हैं और इस कथन को स्पष्ट करते हुए उनके काव्य की प्रवृत्तियों का विवेचन करना है। अज्ञे कुशीनगर नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था सन 1911 ईस्वी में। अज्ञे तार सप्तक के प्रवर्तक माने जाते हैं। यानी तार सप्तक में प्रत्येक सप्तक में 7 कवियों का समूह होता है। तार सप्तक के प्रवर्तक हैं। अज्ञे नई कविता और प्रयोगवाद के सलाहकार पुरुष हैं। तार सप्तक के प्रवर्तक अज्ञे, पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्याय अज्ञे। जन्म हुआ सन 1911 ईस्वी में। स्थान था कुशीनगर देवरिया, कुशीनगर नामक स्थान पर जन्म। इनकी पत्रिका सैनिक पत्रिका है। तो इन पत्रिका के माध्यम से प्रसिद्धि पाई इन्होंने। और ये तार सप्तक के क्या है, प्रवर्तक। तार सप्तक के
प्रवर्तक है। प्रथम तार सप्तक की स्थापना प्रथम तार सप्तक 1943 में आया। प्रत्येक तार सप्तक में 7 कवियों का समूह है। दूसरा जो तार सप्तक है 1951 में आता है। दूसरा जो तार सप्तक है और तीसरा जो तार सप्तक है और उसके बाद आता है चौथा तार सप्तक। चौथा तार सप्तक 4 तार सप्तक थी और प्रत्येक तार सप्तक में 7 कवियों का क्या है समूह, 7 कवि। तो तार सप्तक के प्रवर्तक कौन है? अग्गी। उन्होंने तार सप्तक को कहा है मैं गायनी राह का अन्वेषी हूं, राहु का अन्वेषी का। प्रत्येक तार सप्तक के कवियों को क्या कहा है अग्गी ने? तो तार सप्तक के कवियों को राहु का अन्वेषी कहा है। अन्वेषी ने खोज करने वाला, खोजी। तो प्रत्येक तार सप्तक को उन्होंने राह का क्या कहा है? अन्वेषी कहा है। तो अज्ञे की भावगत विशेषताओं में अज्ञे ने हम नदी के द्वीप, यानी अज्ञे की जो रचना है उनकी काव्य रचनाओं में पहले जो रचना है बग्नदूत, इत्यलम, चिंता, हरी घास में क्षण भर, हरी घास में क्षण भर, बावरा अहेरी, बावरा अहेरी, बावरा अहेरी। उनके उपन्यासों में शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप भी इनकी काव्य रचना है। तो पहली रचना इनकी बग्नदूत, इत्यलम, चिंता, हरी घास में क्षण पर, बावरा अहेरी आदि इनकी प्रमुख रचना। इनकी कहानी संग्रह में, कहानियों में विपदगा, काजर की कोठरी आदि इनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं। तो कवि कह रहा हम नदी के द्वीप है, हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर स्रोत श्रेणी बन जाए। जो नदी का द्वीप जो एक धारा में न बहकर अलग है, उससे परे है, उसको भी उस धारा में क्या देने की बात कर रहा है कवि? स्थान देने की बात कर रहा है। वह हमें आकर देती है, तो वह नदी का द्वीप वह हमें आकर देती है, नहीं उससे क्या एक नदी को मां का दर्जा दिया गया है। तो कवि की एक प्रसिद्ध कविता है यह द्वीप अकेला। इसमें भी कवि कह रहा है कि यह द्वीप अकेला है, यानी कि अकेला व्यक्ति है जो समाज से हटकर कुछ नहीं कर सकता। अगर वह उस अकेले व्यक्ति जो वह एक कर्मठशील है, उस व्यक्ति को अगर समाज की एक उस पंक्ति में स्थान दिया जाए तो वह उस समाज को एक अलग ऊंचे स्थान पर, नए स्थान पर ले जा सकता है। तो कवि संगठन में शक्ति की बात कर रहा है। तो समाज से परे होकर व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। अभिजात संस्कारों का प्रकाशन भी, उनके काव्य रचनाओं में अभिजात संस्कार की बात हो रही है। अभिजात संस्कार कवि कह रहा है देखो न सागर बड़ा है चौड़ा है, एक उसकी विशालता की बात कर रहा है। जहां तक दिठ जाती है, दिठ यानी आप कहेंगे दिठ है नजर, जहां तक दिठ जाती है नजर, दृष्टि, जहां तक दृष्टि जाती है
फैला है, उसकी कोई सीमा नहीं है। दूसरा जो बिंदु है वह प्रकृति का काव्य, प्रकृति की काव्य, प्रकृति की सुंदरता का चित्रण, यानी कि प्रकृतिवादी जो कवि है, प्रयोगवादी कवि और तार सप्तक का प्रवर्तक है कवि, नई कविता का शलाका पुरुष भी कहा जाता है। तो उन्होंने प्रकृति की सुंदरता, उसकी रम्यता और उसकी कोमलता का चित्रण किया है। अनुभूति की विशेषता है उनके काव्य में। वह कवि कहता है, हम न्यारते रूप कांच के पीछे हाँप रही है, मछली रूप तुसाबी, और कांच के पीछे जो हाँप रही जिजीविसा, जिजीविसा कहेंगे जो जीने की इच्छा रखने वाली। तो प्रयोगवादी कवि ने उनकी प्रत्येक कविता के ऊपर प्रयोग किया, इसीलिए इनको क्या कहा गया है, प्रयोगवाद कवि। कवि कह रहा है कि वो पुराने उपमान फीके हो गए हैं, है ना। उदाहरण दे रहा है, जिस तरह से बर्तन को घिसने से बर्तन की जो उसकी चमक है वह फीकी हो जाती है, और उसी तरह कवि कह रहा है कि जो पुराने उपमान थे वो फीके हो गए, मैले हो गए, उसके स्थान पर नए उपमान की बात कर रहा है, यानी कले की बाजरी की कविता की बात है। तो वहां पे नए उपमान लाना है, एक प्रयोगवादी कवि का प्रयोगवादी कविता है ये। दूसरे तीसरा बिंदु है पाठ्यक्रम की कविता है। अब यहाँ पे अज्ञे की पाठ्यक्रम में जो कविता है वह कौन कौन सी शामिल है। एक तो है साप कविता, दूसरी कविता है यदीप अकेला, यदीप अकेला, और एक और पाठ्यक्रम में जो कविता शामिल है आपकी 26 जनवरी, 26 जनवरी। और चौथी कविता जो पाठ्यक्रम में शामिल है, रात होते प्रात होते, रात होते प्रात होते, ये कविता शामिल की गई है। साप कविता के माध्यम से कवि ने ऐसे बर्बर और सभ्य समाज की बात कर रहा है कि जो सांप की प्रवृत्ति तो होती है डसना, और वह जंगलों में निवास करते हैं, लेकिन आज का आधुनिक युग का मानव भी क्या है, एक सांप से भी खतरनाक विषैला हो गया है। कहते हैं कि वह तो एक सांप से जहरीला व्यक्ति है। तो सांप कविता के माध्यम से कवि कह रहा है कि ये सांप, नगर में तो तुम्हें बसना आया नहीं, एक बात पूछूं तो तुमने डसना कहां से सीखा। तो इस कविता के माध्यम से एक बर्बर और सभ्य समाज की बात कर रहे हैं कवि, और आज नगर में रहने वाला निवासी सांप की भांति वह अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए सांप से भी क्या होता जा रहा है, खतरनाक विषैला हो गया। दूसरी कविता है यदीप अकेला, यानी समाज का ऐसा आदर्श व्यक्ति जो वह समाज से हटकर, परे होकर वह कोई श्रेष्ठ कार्य नहीं कर सकता, तो ऐसे व्यक्ति को, ऐसे दीपक को उस अन्य दीपक में शामिल कर दिया जाए तो वह उस समाज को एक है शीर्ष स्थान पर ले जा सकता है। तो ये दीप अकेला है, उस पंक्ति में उसे स्थान देने की बात कर रहा है कवि। तीसरी कविता है 26 जनवरी। 26 जनवरी कविता के माध्यम से कवि कह रहा है कि जो भारत का जो संविधान है, ये प्रकाश रूपी जो मंजूषा है ये भारतीयों को दी जा रही है, और इस प्रकाश रूपी मंजूषा के माध्यम से ही इस संविधान की हमें क्या करनी है, रक्षा करने की कवि बात कर रहा है। चौथी कविता है रात होते प्रात होते में एक दीनहीन मजदूर की स्थिति को बताया गया है कि जिस तरह से मजदूर है वह सुबह होते ही अपनी आजीविका की खातिर वह घर से मजदूरी करने के लिए जाता है, और उसी तरह सूर्य अस्त होने से पहले वह अपने घर की ओर जा लेता है। तो ऐसे एक मजदूर की दयनीय दशा को इस कविता के माध्यम से उकेरा है। 12वां प्रश्न है अज्ञे की प्रमुख काव्यगत विशेषताओं को बताना है। अज्ञे की काव्य की विशेषता, अज्ञे तार सप्तक के कवि है, और तार सप्तक के कवियों को अज्ञे ने राहु का क्या कहा है, अन्वेषी कहा है।
इनके मुख्य बिंदु है नए शिल्प का अन्वेषण अज्ञे ने किया। नए नए शिल्प, जैसे कल की बाजरी में कवि ने कहा ना कि वे पुराने जो उपमान है सारे फीके हो गए। जिस तरह से बर्तन को घिसने से उसकी चमक नष्ट हो जाती है, उसी तरह पुराने उपमान को कवि नहीं लेना चाहता, उसके स्थान पर नए उपमान की बात कर रहा है। प्रेम और भावना का निरूपण है। दुखवाद की व्याख्या कवि कर रहा है। कवि कह रहा है दुख सबको मांझता है, चाहे स्वयं सबको मुक्ति देना वो न जाने, किंतु जिनको मांझता है उन्हें यह सीख देता है कि सबको मुक्त रखे। तो कवि ने नए उपमान की बात की। नेक्स्ट बिंदु क्षणवादी चिंतन, यानी कवि ने प्रत्येक समय को एक एक क्षण का चिंतन किया है, उसी का चित्रण मिलता है इसमें, और प्रकृति चित्रण भी उनकी कविता में देखने को मिलता है। 13वां प्रश्न है, नरेश मेहता प्रकृति के एक अनुपम चितेरे, अनुपम यानी अनोखा, चितेरे का मतलब होता है चित्रकार, तो ये प्रकृति के एक अनोखे चित्रकार है। पाठ्य पुस्तक के आधार पर बताना है। नरेश मेहता का जन्म सन 1922 ईस्वी में हुआ था। मध्य प्रदेश राज्य में इनका जन्म हुआ, और नरेश मेहता जी की मृत्यु सन 2000 में। ये प्रकृति के चितेरे कवि का कहलाते हैं। पाठ्य पुस्तक में इनकी कविता है किरण देनुए शामिल। किरण देनु के माध्यम से, किरण देनुए कविता इस किरण को देनु बताया है, यहाँ पे मानवीकरण अलंकार है। कवि यहाँ पे कह रहा है कि उद्यानशल से किरण देनु, यानी उद्यानशल जिस तरह से सूर्य अस्त होता है, तो उद्यानशल पर्वत से सूर्य के अस्त होने से और सूर्य की जो उदय होने की भी बात कर रहा है। तो सूर्य जैसे उदय होता है, तो सूर्य को क्या बताया, ग्वाला बताया है कवि ने। यहाँ पे प्रतीक है, सूर्य क्या है, सूर्य ग्वाला है। और गाय को क्या बताया है, गाय किसका प्रतीक है, किरण का प्रतीक है। गाय है, देनु है, किरण का प्रतीक है। तो कवि कह रहा है उद्यानचल से किरण देनु है, हाथ ला रहा है। सूर्य रूपी ग्वाला क्या कर रहा है, वह किरण रूपी देनु, किरण रूपी गाय को हाँकते हुए ला रहा है। और वह प्रभात का ग्वाला, यानी प्रभात यानी सुबह का चित्रण किया कवि ने, तो वह प्रभात का जो ग्वाला है, ग्वाला किसको कहा है, सूर्य को, तो वह प्रभात का ग्वाला पूछ उठाए चली आ रही है किरण रूपी देनु, जो क्षितिज, क्षितिज यानी पृथ्वी को कहा है, धरती और आसमान के मिलन स्थल को कहते हैं क्षितिज। क्षितिज जंगलों से वह टोली, किसकी टोली, किरण रूपी देनुओं की टोली, जो अंधकार रूपी चारों को, अंधकार रूपी घास को वह चरते हुए नष्ट करते हुए किरण रूपी देनुए प्रकृति पर आ रही है। तो यहाँ पे प्रकृति का अनुपम चित्रण देखने को मिलता है। नरेश मेहता की काव्यगत विशेषताओं में, नरेश मेहता का जो काव्य है प्रकृति का चितेरा कवि कहा जाता है। इसी कविता का भावार्थ मैंने अभी बताया कि उद्यानचल से किरण देनुए हाँ कला, वह प्रभात को ग्वाला पूछ उठाए चली आ रही क्षितिज जंगलों से वह टोली, ऐसे जंगल से, क्षितिज जंगल से वह किरण रूपी देनुओं की जो टोली है अंधकार रूपी घास को चढ़ते हुए आ रही है। तो ये काव्यगत उनकी विशेषता वाला प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। 15वां अंतिम प्रश्न है, रस के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए उनकी अवयव पर प्रकाश डालना। रस यानी किसी काव्य को पढ़कर या किसी नाटक को देखकर सहृदय में आनंद की अनुभूति होती है, उसे क्या कहते हैं, रस कहते हैं। रस निष्पत्ति का जो सूत्र है भरत मुनि की पुस्तक है नाट्य शास्त्र, और इस नाट्य शास्त्र को पंचम वेद कहा जाता है। इस नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने रस का सूत्र दिया है, विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयुगाद रस रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव अनुभाव और व्यभिचारी के संयुग से ही रस की क्या होती है, निष्पत्ति होती है।
आचार्य भरत मुनि ने भरत मुनि की पुस्तक नाट्य शास्त्र में रस निष्पत्ति का उन्होंने सूत्र दिया है। रस निष्पत्ति का सूत्र विभावा अनुभाव वैभिचारी संयोगाद्रस रस निष्पत्ति। रस निष्पत्ति अर्थात विभाव अनुभाव और व्यभिचारी, विभाव अनुभाव और व्यभिचारी के सहयोग से रस की क्या होती है, निष्पत्ति होती है। आचार्य विश्वनाथ ने रस को काव्य की आत्मा कहा और उन्होंने कहा वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यानी रस युक्त वाक्य ही क्या है, काव्य है। और रस को क्या कहा है, काव्य की आत्मा। रस को काव्य की आत्मा कहा है। आचार्य भरत मुनि ने जो रस की जो संख्या है 8 बताई है। रस कितने हैं, रस उनके अनुसार 8 रस बताए। 9वां रस उद्भट के द्वारा बताया गया, 9वां रस है उद्भट के द्वारा बताया गया, 9वां रस है शांत रस। शांत रस 9वां रस उद्भट के द्वारा बताया गया। तो रस के जो अव्यय है वह 4 अव्यय है। रस के प्रमुख अवयव कितने हैं, रस के अव्यय इस तालिका को अच्छे से आपको देखना है। रस के जो अव्यय है 4 अव्यय, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव और स्थायी भाव। विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव। व्यभिचारी भाव कहे या संसारी भाव कहे एक ही बात है। व्यभिचारी भाव, संसारी भाव एक ही है। संसारी भाव और चौथा है स्थायी भाव। स्थायी भाव मैं इसको थोड़ा बीच में ले रहा हूं तालिका को। रस के अवयव कितने हैं, 4 अवयव हैं। रस के अवयव विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव, चौथा है स्थायी भाव। स्थायी भाव विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव और स्थायी भाव। विभाव 2 प्रकार के हैं,
विभाव को कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में। एक आलंबन होता है और दूसरा है उद्दीपन। आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। अनुभाव के 4 प्रकार हैं। अनुभाव कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। अनुभाव कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। अनुभाव कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। पहला है कायिक अनुभाव, दूसरा है वाचिक अनुभाव और तीसरा है सात्विक अनुभाव। सात्विक अनुभाव और चौथा है कायिक, वाचिक, सात्विक और चौथा है आहार्य अनुभाव। तो अनुभाव कायिक, वाचिक, सात्विक और आहार्य। व्यभिचारी भाव का दूसरा नाम है संसारी भाव। संसारी भाव है जो बिजली की तरह दीप्त होते हैं, बीच बीच में बिजली की तरह दीप्त होते हैं, या फिर पानी में क्षण भर के लिए जो बुलबुले होते हैं फिर वापस वह नष्ट हो जाते हैं। उसी भांति काव्य में संसारी भावों की क्या बताइए? स्थिति बताइए। संसारी भावों की संख्या कितनी है? तो संसारी भावों की संख्या 33 है। संसारी भाव या व्यभिचारी भाव 33 संख्या बताइए कितनी है? संसारी भाव की संख्या 33 है। स्थायी भाव कौन कौन से? तो स्थायी भाव भरत मुनि के अनुसार कितने हैं? 8। रस की संख्या 8 बताई गई है। तो एक तरफ आप रस लिखेंगे और दूसरी तरफ स्थायी भाव लिखेंगे। स्थायी भाव पहला रस है, रसों में रसराज किसको कहा जाता है? श्रृंगार रस को। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति नामक स्थायी भाव है। रसों में श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है और श्रृंगार रस 2 प्रकार के होते हैं, एक संयोग और एक वियोग। श्रृंगार रस किससे कहते हैं? तो विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव और संयोग से जो पुष्ट रति नामक स्थायी भाव क्या कहलाता है? श्रृंगार रस कहलाता है। यानी सभी 8-9 रसों में एक ही परिभाषा चलेगी, उसका स्थायी भाव आपको याद रखना है। श्रृंगार रस के बाद में वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह। तो वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह। वीर रस की क्या परिभाषा होगी? विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव और संयोग से विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव के संयोग से उत्साह नामक स्थायी भाव की अभिव्यक्ति होती है, वह वीर रस कहलाता है। श्रृंगार रस वीर रस के बाद वीर रस के बाद हास्य रस, जिसका स्थायी भाव क्या है? हास है। भयानक रस का स्थायी भाव क्या है? तो भय है। उसी तरह करुण रस का स्थायी भाव क्या है? तो करुण रस का स्थायी भाव क्या होगा? शौक होगा। करुण रस का स्थायी भाव क्या होगा? शौक होगा। करुण रस के बाद में रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होगा? रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होगा? तो क्रोध होगा। ध्यान रखना, स्थायी भाव क्या होते हैं? जन्मजात होते हैं। स्थायी भाव जन्मजात होते हैं। फिर श्रृंगार रस, वीर रस, हास्य रस, भयानक रस, करुण रस, रौद्र रस, फिर आता है जुगुप्सा रस।
जुगुप्सा स्थायी भाव है। जुगुप्सा क्या है? स्थायी भाव है। अद्भुत रस, अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होगा? विस्मय। अद्भुत रस, अद्भुत रस स्थायी भाव विस्मय। विस्मय। तो ये रति, हास, शौक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा और विस्मय, ये सभी रसों का स्थायी भाव आपको याद रखना है। विभाव दो प्रकार के, आलम्बन, उद्दीपन, अनुभाव चार प्रकार के, कायिक, वाचिक, सात्विक और आर्या। अब देखिए, कायिक यानी शरीर की चेष्टाओं से संबंधित है, कायिक, काया। वाचिक यानी वाणी से संबंधित। सात्विक, सात्विक अनुभाव 7 प्रकार के होते हैं। सात्विक अनुभावों का कितना प्रकार बताए? सात्विक अनुभाव 7 प्रकार के। कौन कौन से हैं सात्विक अनुभाव 7 प्रकार के? तो पहला है रोमांस। रोमांस के बाद पहला रोमांस, स्तंभ। दूसरा क्या है? स्तंभ। तीसरा प्रकार क्या? स्तंभ के बाद कंप। कंप के बाद चौथा प्रकार क्या है? वैवण्य। वैवण्य। वैवण्य के बाद 5वां प्रकार, वैवण्य यानी लाल पीला हो जाना। स्वेद। स्वेद यानी पसीना। 5वां प्रकार है स्वेद, पसीना। 6ठा प्रकार है सात्विक का, रोमांस, स्तंभ, कंप, वैवण्य, स्वेद, स्वरभंग। स्वरभंग, स्वरभंग। और 7वां प्रकार होगा 6ठा प्रकार, 7वां अश्रु। अश्रु। और 8वां है प्रलय। तो ये ध्यान रखना है रस के अवयव में कि रस के 4 अवयव है, जिसमें विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव और स्थायी भाव। विभाव 2 आलम्बन और उद्दीपन, अनुभाव 4 कायिक, वाचिक, सात्विक और आर्या। सात्विक में भी 7 भेद है, जिसमें रोमांस है, रोमांस के बाद में स्तंभ, स्तंभ के बाद में स्वेद, वैवण्य, स्वरभंग, कंप और अश्रु और प्रलय। ये इसके 7 प्रकार। फिर आप देखेंगे कि सात्विक के बाद संसारी भावों की संख्या 33 है। संसारी भाव क्षण भर में बिजली की तरह क्या होते हैं? दीप्त होते हैं और पानी की बुलबुलों की तरह उठकर नष्ट हो जाते हैं। फिर स्थायी भाव की संख्या कितनी? स्थायी भाव बरकौनी के अनुसार 8 है। और स्थायी भाव है तो रसों की संख्या भी कितनी होगी? 8 होगी। 9वां रस कौन सा? शांत रस, उद्भट के द्वारा। और वात्सल्य रस विश्वनाथ के द्वारा बताया गया। और 10वां जो 11वां रस है वह भक्ति रस है, रूप गोस्वामी के द्वारा बताया गया, जिसका स्थायी भाव ईश्वरीय विषय रति होगा। तो ये सभी रस, उसके स्थायी भाव, उसके सभी प्रकार अच्छे से याद करके जाना है। ये सभी जो 15 प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इन प्रश्न के एक एक बिंदु को अच्छे से याद करके जाना है, जो आपकी परीक्षा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। धन्यवाद मित्रों।